चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी। देवदास। अभी तक की कहानी में हमने सुना कि देवदास और पारो बचपन के संगी हैं और दोनों साथ साथ खेलते हैं। देवदास थोड़ी सी बड़ी आयु होने पर पढ़ने के लिए कलकत्ता चला जाता है और धीरे धीरे उनके बीच संपर्क कम होने लगता है। अब देवदास कलकत्ते से लौट कर आया है और इस बीच पूरे 4 वर्ष बीत गए हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। एक दिन पार्वती की बुढ़िया दादी ने कहा, पार्वती ने अब 13वें वर्ष में कदम रख दिया है, इसके ब्याह की कुछ फिक्र करो। इस अवस्था में वैसे भी शारीरिक सौंदर्य न जाने कहाँ से दौड़ता हुआ आ पहुँचता है और किशोरी के सर्वांग में छा जाता है। आत्मीय स्वजन सहसा एक दिन चौंक कर देखते हैं कि हमारी छोटी लड़की अब सयानी हो गई है। उस समय उसके लिए वर ठीक करने की फिक्र उन्हें सताने लगती है। चक्रवर्ती बाबू के यहाँ भी कई दिनों से इसी बात की चर्चा हो रही है। पार्वती की माता बहुत अधिक चिंतित हैं। वह बात बात में अपने पति को सुनाकर कहती हैं कि अब पार्वती को घर में रखा नहीं जा सकता है। चक्रवर्ती बाबू बड़े आदमी तो नहीं थे, लेकिन संतोष की बात यह थी कि उनकी कन्या बहुत सुंदर थी। वे समझते थे कि अगर संसार में रूप की कोई मर्यादा या कदर है तो फिर पार्वती के लिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात और भी है, वो भी यहाँ बता दी जाए। चक्रवर्ती परिवार में इससे पहले कन्या के विवाह के समय इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हाँ, पुत्र के विवाह में अवश्य चिंता करनी पड़ती थी। ये लोग कन्या के विवाह के समय धन लेते थे और विवाह में वही धन देकर बहू को घर ले आते थे। नीलकंठ के पिता ने भी अपनी कन्या के समय धन लिया था, लेकिन स्वयं नीलकंठ इस प्रथा से बहुत घृणा करते थे। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि पार्वती को बेचकर धन प्राप्त करें। पार्वती की माँ भी ये बात जानती थी, इसलिए वो अपने स्वामी से पार्वती के लिए तगादा करती रहती थी। पार्वती की माँ ने अपने मन में एक दुराशा भी पाल रखी थी। उसने सोच रखा था कि किसी तरकीब से देवदास के साथ पार्वती का विवाह किया जा सकेगा। उसे ये समझ में नहीं आता था कि देवदास के कुल और परिवार को देखते हुए ये असंभव ही था। वो सोचती थी कि अगर देवदास से अनुरोध किया जाए तो शायद इसके लिए कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। ऐसा जान पड़ता है कि इसी कारण एक दिन पारो की दादी ने बातों ही बातों में देवदास की माँ से इस तरह का जिक्र छेड़ दिया। बहू, देवदास में और हमारी पार्वती में कितना स्नेह है, ऐसा स्नेह और कहीं दिखाई नहीं देता। देवदास की माँ ने कहा, चाची, भला उन दोनों में स्नेह क्यों ना होगा? दोनों ही भाई बहन की तरह एक साथ पलकर सयाने हुए हैं। हाँ बेटी, इसीलिए तो ख्याल होता है कि अगर दोनों का, देखो ना बहू, जब देवदास कलकत्ता गया था तब हमारी बच्ची केवल 8 वर्ष की थी, लेकिन उसी उम्र में वो देव के वियोग में मन सूख कर कांटा हो गई थी। हम सभी जानते हैं। देवदास की माँ ने मन ही मन सब बातें समझ ली। वह कुछ हंसी, या तो नहीं मालूम कि उसकी हंसी में कितना उपहास छिपा हुआ था, लेकिन पीड़ा निश्चय ही बहुत अधिक थी। वह सब बातें जानती थी और पार्वती को प्यार भी करती थी, लेकिन वो कन्याओं को खरीदने बेचने वाले घर की लड़की थी और फिर घर के पास ही समधियाना। ऐसा वैवाहिक संबंध उचित नहीं होता। वो बोली, चाची, हमारे तुम्हारे जमाने की बात और थी, लेकिन अब तो, और फिर घर के मालिक की जरा भी इच्छा नहीं है कि इस छोटी सी उम्र में, जो अधिकतर लिखने पढ़ने का समय है, देवदास का विवाह करें। आजकल वे मुझसे कहा करते हैं कि छोटी अवस्था में ही बड़े लड़के द्विजदास का विवाह करके कितना बड़ा अनर्थ किया गया। उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो सकी। पार्वती की दादी का मुंह
फीका पड़ गया। फिर भी उसने साहस करके कहा, बहू ये सब तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है कि पारो पर सृष्टि देवी की कृपा है। एक तो यूं ही वो कुछ बढ़ गई है और उसका शारीरिक गठन भी कुछ ऐसा है कि वो अधिक सयानी जान पड़ती है। इसीलिए इसीलिए अगर नारायण की इच्छा हो तो। देवदास की माँ ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, नहीं चाची, ये बात मैं उनसे नहीं कह सकूंगी। अगर इस समय मैं देवदास के ब्याह की बात चलाऊंगी तो क्या वे मेरी बात पर कान धरेंगे। बात यहीं तक होकर दब गई, लेकिन स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। जब देवदास के पिता भोजन करने बैठे तब देवदास की माँ ने उनके सामने ये बात चलाकर कहा, पार्वती की दादी ने आज उसके ब्याह की बात छेड़ी थी। देवदास के पिता ने सिर ऊपर उठाकर कहा, हाँ, अब पार्वती सयानी हो गई है, जल्दी ही उसका ब्याह कर देना उचित है। तभी तो आज बात चलने पर उसकी दादी ने कहा कि अगर देवदास के साथ। स्वामी ने भौं सिकोड़ कर पूछा, तुमने क्या कहा। मैं और क्या कहती, दोनों में बहुत ही स्नेह है, लेकिन क्या इसलिए खरीदने बेचने वाले चक्रवर्ती के घर की लड़की अपने घर में ला सकती हूँ, और फिर घर के पास ही समधियाना, छी छी। स्वामी संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, ठीक ही तो है, क्या हम अपने कुल की हंसी कराएंगे। तुम इन सब बातों पर कान मत धरना। गृहिणी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, नहीं, मैं कान नहीं धरती, लेकिन देखो तुम भी कहीं भूल ना जाना। स्वामी ने भात का कौर उठाकर गंभीर मुख से कहा, अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी जमींदारी न जाने कब की उड़ गई होती। जब यह प्रस्ताव पूरी तरह ठुकराए जाने के बाद नीलकंठ बाबू के कानों तक पहुंचा, तब उन्होंने अपनी माँ को बुलाकर तिरस्कार के साथ कहा, माँ, भला तुम ऐसी बात क्यों कहने गई थी। माँ चुप रही। नीलकंठ कहने लगे, लड़की का ब्याह करने के लिए हमें लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत ना होगी, बल्कि बहुत से लोग आकर हमारे ही पैर पकड़ेंगे। हमारी लड़की कुरूप नहीं है। देखो, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही मैं उसका संबंध ठीक कर दूंगा। भला ब्याह की क्या चिंता है। पिता ने जिसके लिए इतनी बड़ी बात कही थी, उसके सर पर तो मानो बिजली टूट पड़ी। बचपन से ही पार्वती की यह धारणा थी कि देवता पर उसका कुछ अधिकार है। ये बात नहीं थी कि वो अधिकार किसी दूसरे ने उसके हाथ में दे दिया हो। पहले तो वो खुद भी इस भावना को ठीक तरह से समझ नहीं सकी थी। अज्ञात रूप से अशांत मन ने दिन पर दिन ये अधिकार इस तरह चुपचाप और मजबूती से ले लिया था कि बाहर हालांकि उसकी कोई सूरत अब तक आंखों के सामने नहीं आई थी, लेकिन उस अधिकार के छीनने की बात उठते ही उसके हृदय में जैसे एक भयंकर तूफान उठने लगा। देवदास के बारे में यह बात ठीक इसी तरह से कही नहीं जा सकती थी। बचपन में और कलकत्ता जाने से पहले तो वो पारो पर अपना अधिकार मानता था, लेकिन कलकत्ता जाने के बाद जैसे जैसे उसका मन वहां रमने लगा, पार्वती के प्रति यह भावना धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पार्वती अपने उस सदा एक रस चलने वाले ग्राम में जीवन में दिन रात केवल उसका ही ध्यान करती आ रही थी। वो तो ये सोचता था कि बचपन से ही जिसे वो अपना नितांत समझता है, और न्याय अन्याय सब तरह की जिदें जिसके ऊपर इतने दिनों से थोपता रहा था, यौवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसकी ओर से इस प्रकार अचानक पीछे फिसल पड़ना ठीक नहीं होगा। उसे ये आभास नहीं था कि बचपन के इस बंधन को आगे भी बनाए रखने के लिए विवाह ही एकमात्र उपाय था। लेकिन उस समय विवाह की बात कौन सोचता, कौन जानता था कि ये किशोर बंधन विवाह के अतिरिक्त और किसी तरह से चिर अस्थायी नहीं रखा जा सकता। यह संवाद के विवाह नहीं हो सकता। पार्वती के हृदय की समस्त आशाओं और आकांक्षाओं को उसके कलेजे के अंदर से मानो उखाड़ फेंकने के लिए खींचातानी करने लगा। पारो की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी।
वो खोई खोई सी रहने लगी। लेकिन देवदास इस सब से अनजान था। सुबह सवेरे उसका लिखना पढ़ना होता था। दोपहर को बहुत गर्मी पड़ती थी, घर से बाहर निकलना नहीं हो सकता। बस तीसरे पहर ही अगर वो चाहता तो कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलता था। इसी समय वह किसी दिन बढ़िया कपड़े और बढ़िया जूते पहनकर हाथ में छड़ी लिए बाहर निकलता था। देवदास घूमने जाते समय चक्रवर्ती परिवार के मकान के पास से ही होकर निकलता था और पार्वती ऊपर खिड़की में से अपनी आंखों के आंसू पोंछती हुई उसे देखा करती थी। ना जाने कितनी ही बातें उसे याद आती थी। उसे ख्याल आता था कि अब दोनों ही बड़े हो गए थे। दीर्घ प्रवास के बाद अब मिलने जुलने में बहुत लज्जा होती थी। देवदास उस दिन इसी तरह चला गया था। ये बात पार्वती की समझ में आ रही थी कि वो शर्माता था, इसीलिए अच्छी तरह से बात भी न कर सका था। देवदास भी प्रायः इसी तरह सोचता था। बीच बीच में वह उसके साथ बातें कर लेता। उसे अच्छी तरह देखने की भी इच्छा देवदास के मन में होती, लेकिन फिर उसे ध्यान आता कि क्या ये अच्छा रहेगा। गांव में कलकत्ता जैसी धूमधाम नहीं थी। आमोद प्रमोद, थिएटर, गाना बजाना आदि कुछ भी नहीं था। इसीलिए अक्सर उसे अपनी बचपन की बातें याद आ जाया करती थी। वो सोचता था कि वही पारो अब पार्वती हो गई है। पार्वती सोचती कि वही देवदास अब बाबू देवदास हो गया है। देवदास अब पहले की तरह चक्रवर्ती परिवार के घर नहीं जाता। किसी किसी दिन शाम के समय उनके आंगन में खड़ा होकर आवाज देता, चाची क्या हो रहा है। चाची कहती, आओ बेटा बैठो। देवदास यूं ही कह देता, नहीं चाची रहने दो, जाऊं जरा घूम आऊं। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती और किसी दिन सामने पड़ जाती थी। देवदास चाची के साथ बातें करता था और पार्वती धीरे धीरे वहां से हट जाती थी। रात को देवदास के कमरे में रोशनी होती थी। गर्मियों की वजह से खुली हुई खिड़की में से पार्वती उस और अक्सर देर तक देखा करती थी, लेकिन वहां उसे दिखाई कुछ भी नहीं देता था। पार्वती में हमेशा से स्वाभिमान की एक भावना थी। इसी कारण वह प्राणपण से इस बात की चेष्टा करती थी कि वह जो इतना कष्ट सहती है उसका किसी को तिल भर भी पता न चले। और फिर किसी को ये बात जताने से लाभ ही क्या था। अगर कोई सहानुभूति दिखाएगा तो वो बर्दाश्त ना कर सकेगी। ऊपर से तिरस्कार और लांछना, सो उससे तो मर जाना ही अच्छा है। मनोरमा का अभी पिछले साल ही विवाह हुआ है, लेकिन वह अभी तक ससुराल नहीं गई है। इसीलिए बीच बीच में घूमती फिरती आ जाया करती है। पहले दोनों सखियां बीच बीच में मिलकर प्रेम, विवाह, पसंद नापसंद के बारे में बातचीत किया करती थी। अब भी उस तरह की बातें होती हैं, लेकिन पार्वती अब उन बातों में योग नहीं देती। वो ये तो चुप रह जाती है या बात ही बदल देती है। पार्वती के पिता कल रात को लौटकर घर आए हैं। कई दिनों से वे पार्वती के लिए वर ठीक करने के लिए बाहर गए हुए थे। अब विवाह की सब बातें निश्चिंत करके घर लौटे हैं। उन्होंने लगभग 20-25 कोस दूर बर्दवान जिले के हाथी पोता गांव के जमींदार से पार्वती की शादी तय की है। उनका नाम भुवन चौधरी है। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। उम्र 40 के आसपास है। 2-1 साल कम ही होगी। अभी पिछले साल उनकी पहली स्त्री का देहांत हुआ है, इसीलिए वे अब फिर विवाह करेंगे। ऐसा नहीं था कि इस समाचार ने घर के सभी लोगों को प्रसन्न ही किया, बल्कि वह दुख का कारण भी बना। फिर भी ये बात जरूर है कि भुवन चौधरी के यहाँ से कुल मिलाकर 2-3 हजार रुपए आ जाएंगे। इसीलिए घर की औरतें चुप रहीं। एक दिन दोपहर के समय देवदास भोजन करने बैठा था। उसकी माँ ने पास बैठकर कहा, पार्वती का ब्याह हो रहा है। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, कब? इसी महीने। कल लड़की को देख गए हैं। वर खुद देखने आया था। देवदास ने कुछ विस्मित होकर कहा, मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं मालूम। तुम भला कैसे जानोगे? वर दुहाजू है, अवस्था भी अधिक है, लेकिन हाँ, रुपया पैसा काफी है। पार्वती सुख चैन से रह सकेगी।
देवदास सिर नीचा करके भोजन करने लगा। उसकी माँ फिर कहने लगी, उन लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ ब्याह करें। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, फिर क्या हुआ? माँ ने हंसते हुए कहा, छी, भला ऐसा कहीं हो सकता है? एक तो वे लोग कन्या को खरीदने बेचने वाले, उस पर घर के पास रहने वाले, छी छी। यह कहकर माँ ने होंठ सिकोड़े। देवदास ने यह देख लिया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद माँ ने फिर कहा, मैंने तुम्हारे बाबूजी से भी कहा था। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, तो फिर बाबूजी ने क्या कहा? वे और क्या कहेंगे? अपने इतने बड़े वंश की हंसी तो नहीं करा सकते, और यही मुझे सुना दिया। देवदास ने फिर कुछ नहीं कहा। उसी दिन दोपहर को मनोरमा और पार्वती के बीच बातचीत हो रही थी। पार्वती की आंखों में आंसुओं के मोती देखकर मनोरमा की आंखें भी भर आई। मनोरमा ने कहा, पारो, अब और क्या उपाय है? हम लड़कियों को कहाँ इतनी छूट कि अपनी पसंद से विवाह करें? पार्वती ने कहा, हाँ और क्या, तुमने क्या अपने वर को पसंद करके ब्याह किया था? मेरी बात और है। मनोरमा बोली, मुझे तो पसंद भी नहीं थे और नापसंद भी नहीं, इसी कारण मुझे कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा, लेकिन तुमने तो अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मारी है। पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कुछ सोचने लगी। मनोरमा ने ना जाने क्या समझकर कुछ हंसते हुए कहा, पारो, वर की उम्र कितनी होगी? किसके वर की? तुम्हारे। पार्वती ने कुछ हिसाब लगाकर कहा, 19। मनोरमा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बोली, ये क्या? मैंने तो अभी सुना है कि 40 के करीब है। इस बार पार्वती ने कुछ हंसते हुए गंभीरता से कहा, मनो, न जाने कितने लोगों की उम्र 40 बरस हुआ करती है। मैं क्या उन सभी का हिसाब रखती हूँ? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे वर की उम्र 19-20 बरस से अधिक नहीं होगी। पार्वती के मुंह की ओर निहारते हुए मनोरमा ने धीरे से पूछा, और नाम क्या है? पार्वती ने फिर हंसते हुए कहा, मालूम होता है इतने दिनों में तुमने यह भी नहीं जाना। भला मैं कैसे जानूंगी? नहीं जानती? अच्छा, तो बताए देती हूँ। पहले तो कुछ हंसकर और फिर गंभीर होकर पार्वती ने मनोरमा के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, तुम नहीं जानती? श्री देवदास। मनोरमा पहले तो कुछ चौंक पड़ी, लेकिन फिर उसने पारो को धकेलते हुए कहा, बहुत हंसी की जरूरत नहीं, अभी बता कि उनका नाम क्या है, फिर कभी तो बता नहीं सकेगी। अभी बताया तो? मनोरमा ने कुछ बिगड़ कर कहा, अगर देवदास ही उनका नाम है तो रो रो कर मरी क्यों जाती है? सहसा पार्वती उदास हो गई। न जाने क्या सोचकर उसने कहा, तो फिर ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी। पारो, क्या? तुम सब बातें खुलकर कहो ना, मैं तो कुछ भी नहीं समझ सकी। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सो कह तो दिया, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। तुम समझ भी नहीं सकोगी। पार्वती ने इतना कहकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। मनोरमा ने सोचा कि पार्वती मुझसे छिपा रही है, अपने मन की बात नहीं कहना चाहती। वह नाराज हो गई। दुखी होकर उसने कहा, पार्वती, तुम्हें जिस बात से दुख होता है मुझे भी उससे दुख होता है। मेरी हार्दिक प्रार्थना यही है कि तुम सुखी रहो। अगर तुम कोई बात मुझसे छिपाना चाहती हो तो मुझसे ना कहना चाहती हो तो मत कहो, लेकिन इस तरह मुझे उल्लू मत बनाओ। पार्वती दुखी हुई। उसने गंभीरता से कहा, नहीं बहन, मैं हंसी नहीं करती। जो कुछ मैं जानती हूँ वही तुम्हें बता रही हूँ। मैं यही जानती हूँ कि मेरे स्वामी का नाम देवदास है। अवस्था उनकी 19-20 बरस की है, और यही मैंने तुमसे भी कही है। लेकिन मैंने तो अभी सुना है कि तुम्हारा ब्याह और कहीं पक्का हो गया है। पक्का और क्या होगा? दादी के साथ तो ब्याह होगा ही नहीं, होगा तो मेरे ही साथ होगा। मैंने तो कहीं यह बात नहीं सुनी। मनोरमा जो कुछ सुन चुकी थी वही कह देना चाहती थी, लेकिन पार्वती ने उसे बीच में ही रोक कर कहा, वह सब मैं सुन चुकी हूँ। तब देवदास तुम्हें, मुझे क्या? मनोरमा ने हंसी रोक कर कहा, तो फिर शायद तुम स्वयंवर करोगी। चोरी से सब बातें पक्की हो गई हैं, कच्चा पक्का अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मनोरमा ने व्यथित स्वर से कहा, पारो, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। पार्वती ने कहा, तो फिर मैं देवदास से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। क्या पूछोगी? वे ब्याह करेंगे या नहीं, यही ना? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ यही। मनोरमा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पारो, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम ये बात खुद पूछोगी? इसमें दोष ही क्या है?
मनोरमा बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। क्या कहती हो? खुद पूछोगी? हाँ, खुद ही पूछूंगी, और नहीं तो मनो, मेरी तरफ से और कौन पूछेगा? तुम्हें लाज ना लगेगी? इसमें लाज काहे की? तुमसे कहने में क्या मुझे लाज आई? मैं औरत ठहरी, तुम्हारी सहेली, लेकिन पारो, वे तो पुरुष हैं। इस बार पार्वती हंस पड़ी। उसने कहा, तुम सहेली हो और अपनी हो, लेकिन वे क्या पराए हैं? जो बात मैं तुमसे कह सकती हूँ वो क्या उनसे नहीं कही जा सकती? मनोरमा चकित होकर उसके मुंह की ओर देखती रही। पार्वती ने हंसते हुए कहा, मनोरमा बहन, तुम झूठ मूठी सिर में सिंदूर लगाती हो। तुम यह नहीं जानती कि स्वामी किसे कहते हैं। अगर वे मेरे स्वामी ना होते और मेरी सारी लाज शर्म से परे ना होते तो मैं इस तरह मरने ना बैठती। इसके सिवा बहन, आदमी जब मरने पर उतारू हो जाता है तब वह क्या इस बात का विचार करने बैठता है कि विष कड़वा है या मीठा? उनके सामने मुझे किसी बात की लज्जा नहीं है। मनोरमा उसके मुंह की ओर देखती रही, फिर कुछ देर बाद बोली, क्या तुम उनसे ये कहोगी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, बहन, ठीक यही बात कहूंगी। और अगर उन्होंने स्थान ना दिया तो? इस पर पार्वती बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, बहन, यह मैं नहीं जानती कि तब क्या होगा। घर लौटते समय मनोरमा ने सोचा, धन्य है इसका साहस और धन्य है इसका कलेजा। मैं अगर मर भी जाऊं तो ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकती। बात भी ठीक ही थी। इसीलिए तो पार्वती ने कहा था कि वह बेकार ही सिंदूर लगाती है और हाथों में चूड़ियां पहनती है। रात का लगभग 1 बजा होगा। आसमान में तारे चमक रहे थे। पार्वती बिस्तर की चादर को सिर से पैर तक लपेटकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। इसके बाद वह दरवाजा खोलकर चुपचाप रास्ते पर आ गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के साथ आमना सामना होने की आशंका नहीं थी। वह बिना किसी बाधा के नारायण मुखर्जी के मकान के सामने आ खड़ी हुई। ड्योढ़ी पर वृद्ध दरबान किशन सिंह खटिया बिछाकर तब भी तुलसी रामायण पढ़ रहा था। पार्वती को अंदर आते देखकर उसने बिना सिर उठाए ही पूछा, कौन? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान ने कंठ स्वर से समझ लिया कि कोई स्त्री है। उसने समझा कि कोई दासी होगी, इसीलिए उसने बिना और कुछ पूछे ही लय सुर से रामायण पढ़ना आरंभ कर दिया। पार्वती अंदर चली गई। गर्मी के दिन थे। बाहर आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कुछ सोए हुए थे और कुछ आधी नींद में थे। नींद की झोंक में अगर किसी ने पार्वती को देखा भी तो दासी समझकर उससे कुछ भी नहीं कहा। पार्वती निर्विघ्न अंदर पहुंचकर सीढ़ियों से होती हुई ऊपर जा पहुंची। इस घर के कोने कोने से वह अच्छी तरह परिचित थी। देवदास का कमरा पहचानने में उसे देर नहीं लगी। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर दिया जल रहा था। पार्वती ने अंदर पहुंचकर देखा कि देवदास बिस्तर पर सोया हुआ है। सिरहाने की तरफ उस समय भी कोई किताब खुली पड़ी थी। भाव से मालूम हुआ कि मानो अभी अभी नींद आ गई है। पार्वती दिया कुछ और तेज करके चुपचाप आकर देवदास के पैरों के पास बैठ गई। दीवार पर टंगी हुई घड़ी सिर्फ टिक टिक कर रही थी। इसके सिवा और सब कुछ खामोश था। पैरों पर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से पुकारा, देवदा। देवदास ने नींद की झोंक में समझा कोई बुला रहा है। उसने बिना आंखें खोले ही कहा, ओ देवदा। इस बार देवदास आंखें मलता हुआ उठ बैठा। पार्वती के मुंह पर घूंघट नहीं है। कमरे में दिया भी खूब तेज जल रहा है। देवदास ने सहज में ही उसे पहचान लिया, लेकिन पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इसके बाद उसने कहा, यह क्या? कौन? पारो? हाँ, मैं हूँ। देवदास ने घड़ी की तरफ देखा। उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने कहा, इतनी रात को? पार्वती ने कहा, हाँ। मारे उद्वेग और आशंका के देवदास के रोए खड़े हो गए। उसने कहा, तुम क्या कर रही हो? रास्ते में डर नहीं लगा? पार्वती ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूतों से उतना डर नहीं लगता। भूत का भय नहीं, लेकिन आदमी से तो डर लगता है। क्यों आई हो? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन कहा, इस समय तो वह भी शायद मुझे नहीं लगता। तुम मकान के अंदर किस तरह आई? किसी ने देखा तो नहीं? दरबान ने देखा था।
देवदास ने आंखें फाड़कर कहा, दरबार ने देखा है? किसी और ने? आंगन में नौकर सोए हुए हैं, हो सकता है उनमें से भी किसी ने देखा हो। देवदास बिछौने पर से कूदकर खड़ा हो गया और झपट कर उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर कहा, किसी ने तुम्हें पहचाना? पार्वती ने कुछ भी उत्कंठा प्रकट किए बिना अत्यंत सहज भाव से कहा, वे सभी मुझे जानते हैं, हो सकता है किसी ने पहचान भी लिया हो। देवदास की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सक पकाकर उसने पूछा, क्या कह रही हो पारो? तुमने ऐसा काम क्यों किया? पार्वती ने मन ही मन कहा, तुम कैसे समझ सकोगे? लेकिन उसने देवदास की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप सिर नीचा किए बैठी रही। इतनी रात को? छी छी, कल अपना मुंह कैसे दिखाओगी? सिर नीचा किए हुए पार्वती ने कहा, मुझ में वह साहस है। यह सुनकर देवदास ने क्रोध नहीं किया, लेकिन बहुत ही परेशान होकर कहा, छीछी, क्या अब भी तुम बच्ची हो? इस तरह यहाँ आने में क्या तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं लगी? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। कल क्या शर्म से तुम्हारा सिर नीचा ना होगा? यह प्रश्न सुनकर पार्वती ने तीखी लेकिन करुण दृष्टि से कुछ देर तक देवदास की ओर देखकर निसंकोच भाव से कहा, अगर मुझे यह पक्का विश्वास ना होता कि तुम मेरी सारी लज्जा ढक लोगे तो सचमुच सिर नीचा होता। देवदास ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं क्या मुंह दिखा सकूंगा? कुछ देर तक चुप रहकर पारो ने कहा, तुम पुरुष ठहरे, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सब लोग भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान भी न रह जाएगा कि कब किस रात को हतभागिनी पार्वती तुम्हारे पैरों पर अपना सिर रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर रखकर यहाँ आई थी। पारो, ये क्या कह रही हो? और मैं? मंत्रमुग्ध की तरह देवदास ने पूछा, और तुम क्या मेरे कलंक की बात कहते हो? नहीं, मुझ पर कोई कलंक नहीं लगेगा। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छिपकर आई थी तो वह निंदा मुझे नहीं लगेगी। है पारो, ये तुम क्या कह रही हो? देवदा, नदी में कितना जल है, क्या उतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? सहसा देवदास ने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पैरों पर सिर रखकर अवरुद्ध स्वर से कहा, देवदा, बस यही मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। इसके बाद दोनों ही चुप हो गए। देवदास के पैरों पर से बहते हुए आंसुओं की कई बूंदें बिस्तर पर जा पड़ी। बहुत देर के बाद देवदास ने पार्वती का सिर ऊपर उठाकर कहा, पारो, क्या मेरे सिवा तुम और किसी से ब्याह नहीं कर सकती? पार्वती कुछ नहीं बोली। वह उसी तरह देवदास के पैरों पर सिर रखे हुए पड़ी रही। उस कमरे की चुप्पी को सिर्फ आंसुओं से व्याकुल उसकी लंबी लंबी सांसें ही भंग कर रही थी। टन टन करके घड़ी में 2 बजे। देवदास ने पुकारा, पारो। पार्वती ने रूंधे हुए गले से कहा, क्या तुमने सुना है कि मेरे माता पिता इससे बिल्कुल सहमत नहीं है? पार्वती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ सुना है। इसके बाद वे दोनों फिर चुप हो गए। बहुत देर बाद देवदास ने लंबी सांस लेकर कहा, तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? जल में डूबने पर आदमी जिस तरह किनारे की मिट्टी को और भी खूब कसकर पकड़ लेता है, उसे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी तरह पार्वती ने भी अंधों की तरह देवदास के दोनों पैर कसकर पकड़ रखे थे। उसने देवदास के मुंह की ओर देखकर कहा, देवदा, ये बात मैं किसी तरह नहीं जानना चाहती। पार्वती, क्या मैं माता पिता की आज्ञा के बाहर हो जाऊं? इसमें दोष ही क्या है? हो जाओ, तो फिर तुम कहाँ रहोगी? पार्वती ने रोते हुए कहा, तुम्हारे चरणों में। दोनों फिर कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। घड़ी में 4 बज गए। गर्मियों की रात थी। अब थोड़ी ही देर में सवेरा होना चाहता है। यह देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचाऊं। मेरे साथ चलोगे? इसमें हर्ज ही क्या है? अगर बदनामी होगी तो कुछ उपाय भी हो सकेगा। तो फिर चलो। दोनों निशब्द पैर रखते हुए बाहर निकल आए। आज देवदास और पारो को यहीं छोड़ देते हैं। अगले अंक में सुनेंगे कि आगे क्या हुआ। क्या देवदास के पिता ने पारो के साथ उसके विवाह के लिए अपनी सहमति दी या नहीं? हाँ, हम सभी लोग इस कथा को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से ये सब घटा था वो जानने की उत्सुकता तो बनी ही रहती है। आप बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और जानिए इस
दुखांत कथा को, जिस कथा को पढ़ सुनकर ना जाने कितने प्रेमी बहुत ही दुखद अंत को प्राप्त हुए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।